मानव के दांत तथा दंत क्षय। यदि दांत की संरचना को देखें तो हम पाएंगे कि इसका एक भाग मसूड़े के अंदर होता है। इस भाग को जड़ यानी रूट कहते हैं। वह हिस्सा जो बाहर की तरफ दिखता है वह दंत शिखर कहलाता है। दंत शिखर के बाहर निकले हुए हिस्से के ऊपर मीना की परत चढ़ी होती है। इनेमल यानी मीना के नीचे दंत धातु होती है। इसके नीचे पल्प कैविटी होती है जिसके अंदर तंत्रिकाएं तथा रक्त शिराएं होती हैं। दांत की जड़ यानी रूट एक कठोर पदार्थ से ढकी होती है जिसे सीमेंट कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं। कई बार मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अन्न यानी कि खाने के कणों तथा लार के साथ मिलकर दांत पर मसूड़े के पास और दांतों के बीच में एक पीली चिपचिपी परत बना देते हैं। इसे प्लाक यानी मैल कहा जाता है जो कुछ समय के बाद अधिक कठोर हो जाता है जिसे टार्टर अथवा दांत का मैल कहा जाता है। यदि प्लाक यानी मैल हटाया ना जाए तो यह मसूड़ों को संक्रमित कर सकता है। परिणाम स्वरूप मसूड़ों में सूजन हो जाती है और वे लाल हो जाते हैं। यदि शर्करा दांतों में फंसी रह जाती है तो प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया इसके संपर्क में आकर इसे अम्ल में बदल देता है। यह अम्ल धीरे धीरे अनेमल यानी मीना की परत का क्षरण कर देते हैं और दंत धातु में प्रवेश कर जाता है। इस स्थिति को दंत क्षय कहा जाता है। अंततः दांत खराब हो जाते हैं और इन्हें निकालना पड़ता है। यदि हम कुछ सावधानियां बरतें तो दांत का झड़ना और मसूड़े की बीमारी से बचाव कर सकते हैं। खाने में मीठी खाद्य सामग्री को कम करना चाहिए। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर नियमित दांतों को ब्रश करें क्योंकि फ्लोराइड दांतों को झड़ने से बचाता है। अंत में दांतों की नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है। मानव आंत की गतिशीलता। उद्देश्य पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन के पारित होने को समझने के लिए पाचन तंत्र आहार नली और अन्य कई तरह के अंगों जैसे यकृत और अग्नाशय से बना होता है। आहार नली पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत जैसे विभिन्न अंगों के साथ एक लंबी सुरंग होती है। जब हम भोजन खाते हैं तो लार का स्राव होता है जो आंशिक रूप से भोजन को तोड़ता है और भोजन के कणों को चिकनाई देता है और उन्हें निगलने में आसान बनाता है। भोजन के इस द्रव्यमान को कौर कहा जाता है। कौर ग्रास नली के शुरू तक पहुंचता है। ग्रास नली एक पाइप है जो लगभग 10 इंच लंबा होता है। ये गले के क्षेत्र से भोजन को पेट तक पारित करता है। लेकिन गले के क्षेत्र में एक और मार्ग होता है जिसे श्वास नली कहा जाता है। जब हम भोजन को एक छोटे बोलूस के रूप में निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस नामक एक विशेष प्रालंब हमारे श्वास नली के खुलने पर नीचे गिर जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है और श्वास नली नहीं। एक बार भोजन जब ग्रास नली में प्रवेश करता है ये सिर्फ पेट में सीधा जाकर नहीं गिरता। इसके बजाय ग्रास नली की दीवारों में पेशियां एक लहर की तरह के ढांचे में सिकुड़ती हैं जो भोजन को धीरे धीरे ग्रास नली के माध्यम से निचोड़ती हैं। ग्रास नली के अंत में जुड़ा हुआ पेट एक पेशी विस्तार योग्य थैली है जो जे अक्षर के आकार की होती है। पेट एक मिक्सर की तरह होता है जो ग्रास नली से नीचे आने वाली भोजन की सभी छोटी गेंदों को छोटे टुकड़ों में मथता और मसलता है। ये पेट की दीवारों में उपस्थित मजबूत पेशियों और पेट की दीवारों में ग्रंथियों द्वारा स्रावित अम्लीय जठर रस की मदद से ऐसा करता है। ये जठर रस भोजन के तोड़ने में मदद करते हैं और पाचन तंत्र के अगले भाग के लिए मिश्रण तैयार करते हैं जो कि छोटी आंत है। लेकिन छोटी आंत स्वयं से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए भोजन को नहीं तोड़ सकती है। इसे पाचन तंत्र के 3 और अंगों से सहायता मिलती है। ये अंग अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय हैं। वे आहार नली का हिस्सा नहीं हैं,
लेकिन पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं। वे छोटी आंत में विभिन्न रसों का स्राव करते हैं। ये रस भोजन को पचाने में मदद करते हैं और शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति देते हैं। अग्नाशय वे रस स्रावित करते हैं जो शरीर को वसा और प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। यकृत से निकलने वाला एक रस, जिसे पित्त रस कहा जाता है, वसा को तोड़ने में मदद करता है और पित्ताशय की थैली इस पित्त रस के लिए एक गोदाम की तरह होती है, जो जरूरत पड़ने पर उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त मात्रा का भंडारण करती है। भोजन के इन सब रसों के साथ मिश्रण के बाद सामग्री बहुत पतली और जलीय बन जाती है। ये छोटी आंत के निचले हिस्से में चला जाता है, जहाँ ये आखिरकार अवशोषित हो जाता है। जब पचा हुआ भोजन छोटी आंत के माध्यम से अपनी यात्रा के लगभग आखिर में होता है, तो अंत में भोजन से पोषक तत्व छोटी आंत की दीवार से होकर रक्त में शामिल होते हैं। अपचित भोजन फिर बड़ी आंत के अंदर चला जाता है। इस भाग में जल अवशोषित होता है और ठोस अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है।